कायर हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये तो बिंदु के चीखने की आवाज थी। पर मैं तो यहाँ पर हूँ, तो फिर वो किससे रुकने के लिए बोल रही है? बिंदु की फिर चीखने की आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ कायर, बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। कायर मनी मन सोचता है, मैं टॉयलेट कर रहा हूँ तो बिंदु को दर्द क्यों हो रहा है? कायर समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, बिंदु किसी मुसीबत में है। वो जल्दी से टॉयलेट करता है और बिना फ्लश करे बाहर निकल जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि बिंदु बेड के ऊपर अकेली लेटी हुई थी और ऐसे चीख रही थी जैसे कोई उसके साथ संभोग कर रहा हो। बिंदु अभी भी दर्द से चीख रही थी। बिंदु कराहते हुए कहती है, रुक जाओ कायर, ऐसे मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाओ, मैं मर जाऊंगी, ऐसे मत करो। कायर बिंदु को देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो अपने कदम तक नहीं हिला पा रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिंदु ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही है जैसे कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा हो, जबकि बेड पर तो बिंदु अकेले थी, उसके पास कोई नहीं था। बिंदु फिर चीखती है, रुक जाओ कायर, अब बस करो, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, रुक जाओ। बिंदु बार बार यही चीख रही थी, रुक जाओ कायर, रुक जाओ। जैसे ही कायर के कानों में ये आवाजें बार बार गूंजती हैं, वो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और फुर्ती के साथ बिंदु के पास जाकर उसकी आंखों के ऊपर का स्कार्फ खोल देता है। कायर बिंदु को अपने सीने से सटाते हुए कहता है, क्या हुआ बिंदु, तुम चीख क्यों रही थी, सब ठीक तो है? बिंदु कायर को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। कुछ देर बाद जब बिंदु अपने होश संभालती है तो कायर को अपने वक्ष से दूर हटाते हुए कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कायर मैं क्यों चीख रही हूँ? तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? कोई लड़की के साथ ऐसा करता है क्या? इससे अच्छा तो जंगली जानवर करते होंगे। कायर मासूमियत के साथ पूछता है, मैंने क्या किया? बिंदु गुस्से के साथ कहती है, सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? तुम्हारे अंदर की आग अभी तक शांत नहीं हुई क्या, जो अभी भी करना चाहते हो? कायर परेशान होते हुए कहता है, ये सब तुम क्या बोल रही हो बिंदु, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो वॉशरूम में अंदर था, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? कायर की बात सुनकर बिंदु भी शॉक्ड हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, अगर कायर वॉशरूम के अंदर था तो वो कौन था जो मेरे साथ वो सब कर रहा था? बिंदु कायर को शक की निगाहों से घूरते हुए कहती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ कायर? कायर अपनी बेगुनाही साबित करते हुए कहता है, ऐसी चीज के लिए मैं क्यों मजाक करूंगा? बिंदु मैं सच कह रहा हूं, मैं अंदर था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। कायर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बिंदु समझ जाती है कि कायर उससे झूठ नहीं बोल रहा था। बिंदु का बदन पसीने से तरबतर हो गया था और ये पसीना गर्मी से नहीं बल्कि उस जिस्म से निकला था जो कुछ देर पहले उसके जिस्म के ऊपर था। कायर बिंदु को टोकते हुए कहता है, अब क्या सोच रही हो बिंदु, करना नहीं है क्या? चलो जल्दी शुरू करते हैं, फिर सुबह तुम्हें तुम्हारे घर भी तो छोड़ना है। बिंदु को अब भी अपने बदन में दर्द महसूस हो रहा था। वो रुंधे स्वर में कहती है, नहीं कायर, मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कायर हैरानी के साथ पूछता है, कैसी तकलीफ? बिंदु मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं कायर को कैसे बताऊं कि मैं किस तकलीफ में हूँ? ये तकलीफ मैं उसे नहीं बता सकती, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? बिंदु के गुप्तांग में दर्द होने लग गया था। किसी ने उसके बदन के हिस्से को इतनी जोर से दबाया था कि उसमें लाल लाल निशान तो पड़ ही गए थे, साथ ही उसमें सूजन भी आने लग गई थी। कायर गुस्सा होते हुए कहता है, बिंदु मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, तुम्हारा नाटक, तुम्हारा ना कुछ करने का मन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाया हूँ। बिंदु कायर को समझाते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है कायर। कायर कहता है, ऐसी ही बात है बिंदु, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम तो आने ही नहीं चाहती थी, यहाँ मैं ही ले आया हूँ जिद करके, पर मुझे माफ कर दो, अब तुम जा सकती हो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ करने को नहीं बोलूंगा। इतना कहकर कायर खामोश हो जाता है। बिंदु समझ जाती है कि यदि आज उसने कायर को खुश नहीं किया तो वो उसके दिल से उतर जाएगी, इसलिए अपने दर्द को छुपाते हुए वो कायर के साथ वो सब करने को तैयार हो जाती है जिस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कायर उसे लेकर आया था। लड़कियां होती ही ऐसी हैं जो मर्दों की खुशियों के लिए हर गम को चुपचाप सह लेती हैं और मर्दों को उस दर्द की भनक तक नहीं लगने देती हैं। बिंदु बिना कुछ बोले कायर को अपने वक्षों की तरफ खींच लेती है। कायर सीधे उसके वक्षों पर लौट जाता है। वो समझ जाता है कि बिंदु उसके अरमानों को पूरा करने के लिए तैयार हो गई थी। बिंदु वापस से प्रेमालाप माहौल बनाने के लिए कायर की गर्दन को चूमने लग जाती है। वो घबराहट जो थोड़ी देर पहले कायर के चेहरे पर थी
बिंदु की एक किस से ही गायब हो जाती है। कायर भी बिंदु का साथ देने के लिए उसके कानों को अपने होठों से दबोचने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे के बदन में वापस से ऊर्जा भरने लग जाते हैं, वो ऊर्जा जिसकी मदद से वो दोनों कुछ ही पल बाद संभोग करने वाले थे। कायर बिंदु के बदन में समाहित होने के लिए तैयार हो गया था। बिंदु अपनी आंखें बंद कर लेती है। कायर बिंदु के बदन में समाहित होने ही वाला था कि तभी एक डरावनी हंसने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही कायर के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, कायर जहां पर था वो वहीं पर रुक जाता है। वो न जरा सा आगे जाता है न पीछे। बिंदु को वो हंसने की आवाज सुनाई नहीं देती है, इसलिए वो बेफिक्र होकर कहती है, क्या हुआ कायर, तुम रुक क्यों गए, करना नहीं है क्या? कायर कुछ कहता उससे पहले ही फिर डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये हंसी सुनकर बिंदु का दिल भी दहक उठता है। वो समझ जाती है कि कायर क्यों अचानक से संभोग शुरू करने से पहले रुक गया था। कायर बिंदु के नग्न बदन पर से उतर जाता है और कांपते हुए कहता है, तुमने आवाज सुनी बिंदु? बिंदु इतना डर गई थी कि वो तो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, पर वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए इशारा कर देती है। डरावनी हंसी के साथ ही अचानक से कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। कुत्तों के रोने की आवाज इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंदर ही बहुत सारे कुत्ते रो रहे हो। डर के कारण कायर और बिंदु एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इतने कसकर तो वो एक दूसरे से तब भी नहीं चिपके थे जब वो प्रेमालाप कर रहे थे। उनका गर्म बदन जो कड़ी मशक्कत के साथ उन दोनों ने गर्म किया था, अचानक से ठंडा पड़ गया था। हंसने की डरावनी आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग गई थी। बिंदु धीरे धीरे अपना मुंह खोलते हुए कहती है, कौन? बिंदु इसके आगे कुछ बोलती इससे पहले ही कायर झट से उसका मुंह बंद कर जाते हुए कहता है, नहीं बिंदु, मत पूछना कौन है। मैंने उन स्क्रिप्ट्स में पढ़ा था, अगर तुमने पूछा कौन तो फिर जवाब आएगा मैं यक्षिणी तेरी मौत, फिर हम दोनों को वो मार देगी। बिंदु कायर का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, कायर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो कायर। डर तो कायर को बिंदु से ज्यादा लग रहा था, पर मर्द नाम पर कलंक न लगे इसलिए वो अपना डर छुपाते हुए कहता है, डरो मत बिंदु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत, हम निकल जाते हैं यहाँ से। कायर को एहसास होता है कि बिंदु और उसके बदन पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे और ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने के लिए उसे किसी भी कीमत पर कपड़ों की जरूरत थी। वो देखता है कि उसके और बिंदु के कपड़े एक ही साथ कमरे के एक कोने पर पड़े हुए हैं, जो उसने ही कुछ देर पहले ही वहां पर जोश जोश में फेंके थे। कायर धीरे धीरे बेड पर से उतरने लग जाता है। बिंदु फुसफुसाते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? कायर फुसफुसाते हुए जवाब देता है, कपड़े लेने। कायर बड़ी चालाकी के साथ बेड पर से नीचे उतरता है और अपने कदम कपड़ों की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने अपना एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी किसी और के भी कदम आगे बढ़ाने की आवाज सुनाई देती है, पर कायर उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे जैसे वो कपड़ों की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरे साइड से भी कपड़ों की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। कायर और बिंदु को भी वो आवाजें सुनाई देने लग गई थी, जिसे सुनकर वो दोनों भौचक्के के रह गए थे। कायर अभी अपने कपड़ों के पास अपने हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर कपड़ों के पीछे जो दीवार थी उस पर बने छोटे से काले छेद पर पड़ती है। उस छेद के पास से एक बॉट फ्लाई कीड़ा भटक रहा था। बॉट फ्लाई कीड़ा दुनिया के सबसे जानलेवा कीड़ों में से आने वाला एक कीड़ा है, जो इंसान के शरीर के अंदर घुसकर उसका मांस खाने लग जाता है और उसे मार डालता है। कायर को उस कीड़े के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। कायर उसी काले छेद को देखते हुए अपने और बिंदु के कपड़े उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। वो कपड़ों को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उस छोटे से काले से छेद में से एक बड़ा सा काला हाथ बाहर निकलता है, जिसके ऊपर कई सारे बॉट फ्लाई कीड़े चिपक कर बैठे हुए थे। उस डरावने काले हाथ को देखकर कायर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके और बिंदु दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, कपड़े चाहिए, आ ले ले कपड़े। कायर जैसे ही आवाज सुनता है वो फुर्ती के साथ अपने कदम पीछे बढ़ाने लग जाता है। वो समझ जाता है कि अगर एक पल भी वो वहां पर रुका तो उसकी मौत निश्चित है। वो फुर्ती के साथ बिंदु के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो बिंदु, भागो यहाँ से। पर बिंदु थी कि अपनी नजरें उस छोटे से काले छेद के ऊपर जमाई हुई थी, जहां पर अभी काला हाथ निकला हुआ था। वो देखती है कि वो काला हाथ छेद में से बाहर आने लग जाता है, और सिर्फ हाथ नहीं, पैर भी। देखते ही देखते उस छोटे से काले छेद के अंदर से पूरा एक काला साया बाहर आकर खड़ा हो जाता है।
जिसके बदन के हर हिस्से पर बॉट फ्लाई कीड़ा चिपका हुआ था। कायर बिंदु को हिलाते हुए कहता है, बिंदु देख क्या रही हो, भागो यहाँ से वरना हम दोनों मारे जाएंगे। बिंदु झट से बेड पर से उतरती है और बिना कपड़ों के ही कायर के साथ कमरे से भागने लग जाती है। वो काला साया जो छोटे से छेद के अंदर से निकला था उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। भागते भागते कायर और बिंदु हॉल तक पहुंच गए थे और वो काला साया भी उनके एकदम नजदीक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया बिंदु और कायर को खा जाएगा। अगर गलती से एक बॉट फ्लाई कीड़ा बिंदु या कायर के बदन पर चिपक जाता तो उनकी मौत वहीं पर हो जाती। वो काला साया उन दोनों के पास पहुंचता उससे पहले ही कायर और बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाते हैं और वो काला साया ग्रेवयार्ड कोठी में ही रह जाता है। वो बाहर नहीं निकलता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से डरावनी आवाज सुनाई देती है, वापस आओ दोनों, वापस आओ। ये आवाज सुनकर कायर और बिंदु दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। दोनों अभी भी हांफे जा रहे थे। कुछ देर बाद जब माहौल शांत हो जाता है तो बिंदु कायर को देखते हुए कहती है, अब क्या करें? कायर ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, वापस घर चलते हैं। बिंदु कायर को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कायर, तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने एक कपड़ा तक नहीं पहना है। तुम्हारा क्या है, तुम तो ऐसी हालत में चले जाओगे। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो मेरे लिए कयामत आ जाएगी। कायर अपनी भौवें ऊपर करते हुए कहता है, बिंदु मुझे भी फर्क पड़ता है अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। तुम लड़कियां हम लड़कों को समझती क्या हो? बिंदु गुस्सा करते हुए कहती है, कायर मैं ना अभी तुमसे बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं हूँ। एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है, ऊपर से ठंड अलग लग रही है। बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी चले कपड़े लेने? कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, बिंदु तुम पागल हो रही हो, क्यों मौत के मुंह में दोबारा जाना चाहती हो? भूल गई अभी कुछ देर पहले ही जान बचाकर निकले हैं वहां से। अगर एक सेकंड भी देर हो जाती बाहर निकलने में तो वो यक्षिणी वहीं पर हमें मार देती। बिंदु कायर को टोकते हुए कहती है, वो यक्षिणी नहीं थी कायर। कायर हैरानी के साथ पूछता है, अगर वो यक्षिणी नहीं थी तो क्या चीज थी जो हमें मारना चाहती थी? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर हैरानी के साथ पूछता है, अगर वो यक्षिणी नहीं थी तो क्या चीज थी जो हमें मारना चाहती थी? बिंदु ना में अपना सिर हिला